हेलो डी स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे संपोषी व्यतिकरण क्या होता है। व्यतिकरण का ही एक पार्ट ये है संपोषी व्यतिकरण। लेकिन इसमें क्या होता है, जब व्यतिकरण हो जाता है तब एक परिणामी तीव्रता आपको मिलती है, जो हमने बताया था कि आई आर इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई। तो ये होता है आपका परिणामी तीव्रता का सूत्र। पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में बात की है और डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं। अब यहाँ पे आपको बताना है संपोषी व्यतिकरण। तो संपोषी व्यतिकरण होता क्या है कि जब व्यतिकरण हो जाता है, दो तरंगों का व्यतिकरण किसी माध्यम में हो जाता है, तो वहाँ पे माध्यम का कण जो होगा, जहाँ पे जाके दोनों तरंगें मिलेंगी, यहाँ पे मान लीजिए एक तरंग यहाँ से चली और एक तरंग यहाँ से चली। ये सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है। जब ये तरंगें एक ही दिशा में लगभग, है ना, एक ही माध्यम में ट्रेवल कर रही हैं, जिनकी आवृत्तियाँ समान हैं, तो माध्यम के किसी कण पर जाकर ये मिलेंगी, है ना, या किसी बिंदु पर जाकर मिलेंगी। और बिंदु अगर आप मान रहे हैं तो वहाँ पे एक कण होगा। ये कण क्या करेगा, इन दोनों की वजह से एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेता है, जिसको हम लोगों ने पढ़ा है अध्यारोपण के सिद्धांत से। ये रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इन दोनों के द्वारा, इन दोनों तरंगों के द्वारा इस कण पर किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है, मतलब y1 प्लस y2। अब जब इनका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आया तो इसके साथ इस कण का एक अपना एम्पलीट्यूड बनेगा, नया आयाम बनेगा, और साथ ही साथ एक नई तीव्रता भी बनेगी, जिसे हम परिणामी तीव्रता कहते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण क्या होता है, संपोषी व्यतिकरण में आप बोल सकते हैं जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगें एक ही दिशा में चलती हैं, तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता उनकी पृथक पृथक तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बहुत अधिक होती है वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है, या उस व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं। और जिस बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, शून्य होती है। कौन सी तीव्रता, परिणामी तीव्रता, है ना। जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता शून्य होती है वहाँ पे क्या होता है, विनाशी व्यतिकरण होता है। या शून्य ना हो, बहुत कम हो, तब भी क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं संपोषी व्यतिकरण पे। संपोषी व्यतिकरण कब होगा, तो आपने अभी जस्ट बोला कि अगर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक है, यानी कि माध्यम के अगर किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता क्या है, दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक है, तब उस स्थान पे क्या होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको दिमाग में थोड़ा सा बना लेना है कि यहाँ पे दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग क्या है, I1 प्लस I2। अगर I1 प्लस I2 में कुछ जुड़ेगा, है ना, तभी तो परिणामी तीव्रता इनके योग से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब ये कि अगर यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम मान लें I1 आपका कितना है, 5, बस आपको समझाने के लिए, I2 इज इक्वल टू 7। तो अगर आपने इसको जोड़ा तो ये दोनों तीव्रताओं का योग हो जाएगा I1 प्लस I2। अगर यहाँ पे ये 12 आया तो ये तो हो गया दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग। अब परिणामी तीव्रता जो है वो, ये फार्मूला आपने डेराइव किया है, ये परिणामी तीव्रता अगर 12 से अधिक होगी, अगर 12 से अधिक होगी तब कैसा व्यतिकरण होगा, संपोषी व्यतिकरण होगा। और संपोषी व्यतिकरण जब होता है तो वहाँ पे उच्चिष्ट बनता है ना। और विनाशी व्यतिकरण जब होता है तब वहाँ पे निम्निष्ट बनता है। अब कहने का मतलब ये कि यहाँ पे आपको ये समझना है कि उच्चिष्ट क्या होता है, निम्निष्ट क्या होता है। यहाँ पे आपको ये चीज़ें आगे बस ज़्यादा समझ में आएंगी, लेकिन एक बार हम बता देते हैं। उच्चिष्ट का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे सोर्स 1 से एक तरंग निकली, सोर्स 2 से निकली, और इसकी तीव्रता यहाँ पे I1 है, इसकी I2 है।
ये एक माध्यम में ऐसे ट्रेवल कर रही हैं। इस पॉइंट पे जाके इनका अध्यारोपण होगा। अध्यारोपण की वजह से यहाँ का पार्टिकल क्या लेगा, एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट लेगा, जिसकी वजह से इसकी जो इंटेंसिटी होगी वो कुछ और होगी। हो सकता है ज़्यादा हो सकता है कम हो, या हो सकता है शून्य हो। तो अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होगा, अगर कम होगा तो विनाशी व्यतिकरण होगा, या शून्य होगा तब भी विनाशी व्यतिकरण होगा। तो इस स्थान पे वास्तव में ऐसे एक, यहाँ पे हमने इसको पीछे बनाया है लेकिन हो सकता है ये ऐसे बने, ऐसे, है ना। तो यहाँ पे एक उच्चिष्ट बना, मतलब एक पर्वत जैसा यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा है, ये बनता है। तो जब संपोषी व्यतिकरण होता है, संपोषी व्यतिकरण कब होगा, जब आई आर का मान I1 + I2 से ज़्यादा होगा, तब आपका उच्चिष्ट बनेगा। और अगर सोर्स 3 और सोर्स 4 से यहाँ से तरंगे निकली और P पे जाके मिली और यहाँ पे एक क्रस्ट बना, क्रस्ट मतलब आप गर्त कह सकते हैं, तो इस वाले पॉइंट पे क्या होगा, विनाशी व्यतिकरण होगा। और इस केस में यहाँ की जो तीव्रता है, परिणामी तीव्रता इस पॉइंट की या इस कण की आप कह सकते हैं, इसकी जो परिणामी तीव्रता है वो IR लेस देन है किससे, I1 + I2 से। मतलब दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग इस पॉइंट पे अधिक है किससे, IR से। ठीक है ना। तो ये कहानी होती है, इसलिए हमने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको बता देते हैं, लेकिन आगे और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमें संपोषी व्यतिकरण पे बात करना है, और संपोषी व्यतिकरण में हमें ये दिखाना है कि IR क्या है, ग्रेटर देन है किससे, IR ग्रेटर देन है किससे, I1 + I2 से। तो जनरल कॉन्सेप्ट यही है कि जब I1 + I2 में कुछ जुड़ेगा, I1 + I2 में कुछ जुड़ेगा, है ना, तभी IR ज़्यादा हो सकता है किससे, I1 + I2 से। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आपने IR निकाला तो यहाँ पे I1 + I2, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम रखें +2, है ना। ये मान हो गया किसका, IR का। और I1 + I2 ये हम निकालें, अगर यहाँ पे हमको मिला कितना, 5, तो ये तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग है ना, जो 5 है। अब यहाँ पे IR का मान क्या है, देखिए I1 + I2 में कुछ जुड़ा है। तो यहाँ पे अगर हम ये क्वेश्चन ऐसा प्रूव करें कि I1 + I2 में कुछ जुड़े, है ना, तब तो IR ज़्यादा हमको मिलेगा किससे, I1 + I2 से। तो यही क्रम हम लोग आगे बना के रखेंगे। अब मैटर ये उठता है कि अगर परिणामी तीव्रता ये है तो हमको कब IR का मान I1 + I2 से ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे कासा फाई है ना। संपोषी व्यतिकरण के लिए पहले आपको हम कंडीशंस बता देते हैं। कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस में आप सोचिए कि अगर कासा फाई = कितना होगा, 1, तो मतलब यहाँ पे फाई की वैल्यू क्या है, या तो 0 होगी, या तो 2π होगी, या तो 4π होगी। तब इन सभी एंगल्स पे आपको कासा फाई का मान क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर ये कंडीशन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं तब आपको IR का मान क्या मिलेगा, देखिए IR = आपको मिल जाएगा कितना, I1 + I2 + 2 √of I1 × I2, ये मिलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए दोनों तरंगों की जो तीव्रताएं हैं वो I1 और I2 हैं, है ना। इसको ऐड करेंगे तो दोनों तरंगों की तीव्रताओं का योग हो जाएगा। अब इसमें कुछ जुड़ा तो मतलब ज़्यादा हुआ किससे, I1 + I2 से ज़्यादा हुआ। तो परिणामी तीव्रता ये है। अब परिणामी तीव्रता ज़्यादा हो गई, अब यहाँ पे शर्त कौन सी लगी, फाई का मान क्या होना चाहिए, 0 या 2π या 4π, क्योंकि इन सभी एंगल्स पे कासा फाई यानी कि कासा 0 डिग्री, कासा 2π, कासा 4π, सबका मान 1 होगा। जब 1 होगा तो यहाँ पे 1 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब IR की वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, I1 + I2 + 2 √of I1 I2। तो एक शर्त तो यहाँ पे आप समझ लीजिए प्रूव कर चुके हैं, फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0, 2π, 4π। अगर ये होगा, है ना, तब आपको परिणामी तीव्रता जो मिलेगी
वो I1 प्लस I2 से ज़्यादा मिलेगी। देखिए यहाँ पे I1 प्लस I2 में कुछ जुड़ा है, तो ये एक कहानी हो गई, मतलब एक पॉइंट आपका ये बन चुका है। लेकिन यहाँ पे आपने बताया कलांतर, तो कलांतर क्यों होता है? हमने बताया था कि इनके पथ के बीच में जब अंतर होगा, है ना, अगर एक ने x दूरी तय की है, एक ने x प्लस डेल्टा x दूरी तय की है, तो जब ये मिलेंगे इस पॉइंट पे तो कलांतर बनेगा, है ना, जिसकी वजह से कलांतर यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, मतलब पथांतर की वजह से कलांतर यहाँ पे बना है। तो पथांतर यहाँ पे कितना है? डेल्टा x है ना। अब इसी डेल्टा x की वजह से क्या बना है? फाई बना है, जो कलांतर आपने पढ़ा था पीछे। अब कलांतर के लिए और पथांतर के लिए भी एक संबंध होता है ना। आप वो लिख सकते हैं, परंतु क्या होता है? कलांतर को आप लिखेंगे यहाँ पे फाई इज इक्वल टू कितना? 2 पाई बाई लैम्डा इंटू क्या? पथांतर। और पथांतर आपने यहाँ पे अगर दर्शाया कितना? डेल्टा एक्स, तो ये एक्स हो जाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो डेल्टा एक्स ही बचेगा, मतलब इतने में से आप ये घटाएंगे तो डेल्टा एक्स बचेगा। अब यहाँ से आपको मिला क्या? डेल्टा एक्स इज इक्वल टू कितना? यहाँ पे आपको मिलेगा फाई, और यहाँ पे लैम्डा ऊपर हो जाएगा बाई कितना? 2 पाई, है ना। आपने फाई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल दी है, तो फाई को अगर हम यहाँ पे इस टर्म में ना लिख के एक सिस्टम में लिखें, मतलब एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो फाई क्या होना चाहिए? फाई इज इक्वल टू 2 पाई कितना? यम यहाँ पे मान सकते हैं, और यम इज इक्वल टू हम क्या कर लें? 0 1 2 ऐसे सो 1, मतलब अगर हम m इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो देखिए फाई इज इक्वल टू 0 मिलेगा, m इज इक्वल टू 1 रखेंगे, है ना, तो आपको कितना मिलेगा? 2 पाई मिलेगा। 2 रखेंगे तो यहाँ पे अगर 2 आपने रखा तो 4 पाई मिला, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 1 2। तो अभी कंडीशंस में आप समझ जाएंगे, बस आप अभी यहाँ पे समझिए इसको कि फाई की वैल्यू क्या होगी? 0 2 पाई 4 पाई, अगर ये सब होगा तो आपको आई आर का मान I1 प्लस I2 से ज़्यादा मिलेगा। कहने का मतलब ये कि फाई क्या होना चाहिए? 2 पाई यम होना चाहिए, जहाँ पे यम इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 ऐसे आगे बढ़ेगा। अब हम चाहते हैं कि नहीं, हम इसको पथांतर में बोलेंगे। पथांतर क्या होगा? कलांतर तो आपने छोड़ ही दिया थोड़ी देर के लिए, कलांतर आपने एक तरीके से बता दिया, लेकिन आप चाहते हैं कि पथांतर में भी आप बोलें। पथांतर कितना होना चाहिए? तब इसके लिए आप ये कंडीशन अप्लाई करें। आपने फाई की वैल्यू निकाल दी है कितना? 2 पाई एम होना चाहिए, तभी आपको संपोषी व्यतिकरण मिलेगा। तो यहाँ से डेल्टा एक्स आपको क्या मिल जाएगा? लैम्डा बाई कितना? 2 पाई, और फाई की वैल्यू कितना निकाला? जनरल फॉर्म एक बनाया कितना? 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपको मिलेगा यहाँ पे लैम्डा एम। अब m इज इक्वल टू अगर आपने रखा कितना? 0 1 2 3, ये m का मान रखा, तो मतलब आपको डेल्टा x इज इक्वल टू मिलेगा कितना? 0 लैम्डा, फिर इसके बाद 2 लैम्डा, फिर इसके बाद 3 लैम्डा, ये सब ऐसे मिलता चला जाएगा। मतलब ये कि अगर आपको संपोषी व्यतिकरण चाहिए इस पॉइंट पे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी का मान क्या होना चाहिए? I1 प्लस I2 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये तभी हो सकता है जब कलांतर क्या हो? 2 पाई एम, और पथांतर क्या हो? लैम्डा एम, या यहाँ पे आप पथांतर को कह सकते हैं 0 हो, या लैम्डा का पूर्ण गुणज हो, और यहाँ पे आप कलांतर को कह सकते हैं, कलांतर क्या होना चाहिए आपका? कलांतर पाई का समगुणज होना चाहिए, या फिर शून्य होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप शून्य एक्स्ट्रा में बोल रहे हैं, इसके बाद आप बोल रहे हैं क्या? पाई का समगुणज आपको मिलेगा 2 4 6 8 ऐसे मिलेगा। और पथांतर आपको क्या मिला? पथांतर आपको मिला शून्य, इसके बाद 1 2 3 ऐसे मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संपोषी व्यतिकरण के लिए जो शर्तें हैं, है ना, वो शर्तें क्या होनी चाहिए? पहले नंबर में आप लिखेंगे, है ना, दोनों तरंगों के बीच क्या होना चाहिए? कलांतर शून्य अथवा पाई का समगुणज
होना चाहिए। अगर नहीं होगा भैया तो आपको ये कंडीशन नहीं मिल पाएगी। अगर यहाँ पे आप फाई की वैल्यू 0 या 2 पाई या 4 पाई ऐसा अगर नहीं रखेंगे तो ये वाला पार्ट जो आपको मिला है 2 अंडर रूट कितना I1 I2 ये वाला पार्ट नहीं मिल पाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ये प्लस में करके मिला है किसके साथ में, I1 प्लस I2 में ये जुड़ा है। और पथांतर के रूप में अगर बोलना है तो पथांतर के रूप में भी हमने कलांतर और पथांतर के संबंध का यूज किया, जिसको रख के ये बोला कि पथांतर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, या लैम्डा, लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य है, जो भी तरंगे हैं उनकी तरंग दैर्ध्य है वो है लैम्डा। लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए, क्या पथांतर आपका 0 होना चाहिए, या फिर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। कहने का मतलब ये कि अगर समपोषी व्यतिकरण आपको चाहिए तो ऐसे दोनों तरंगे जाएं, है ना, इस पॉइंट पे मिलें, इनके बीच अगर ये यक्स पाथ है तो ये भी पाथ कितना है, यक्स है। यहाँ पे देखिए पथांतर क्या है, 0 है। और इस केस में कलांतर क्या होगा, अगर यहाँ पे आप कलांतर निकालेंगे इस पॉइंट पे तो अगर ये आपका फाई है तो ये भी कितना होगा, फाई। आप ये कह सकते हैं कि ये ओमेगा टी है तो ये भी कितना होगा, ओमेगा टी है। तो यहाँ पे आपका जो कलांतर आ रहा है वो भी 0 आ रहा है, या फिर ऐसा कलांतर बने, ठीक है ना, जो पाई का समगुणज हो। और पथांतर भी ऐसा ही बनना चाहिए कि वो किसका हो, लैम्डा का पूर्ण गुणज हो। तो एक कंडीशन तो अप्लाई हो गई यहाँ पे। अब दूसरी शर्त में आप लिख सकते हैं क्या, कि दोनों तरंगों के बीच पथांतर 0 अथवा, है ना, लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। दोनों तरंगों का जो यहाँ पे पथांतर मिला है, पथांतर 0 अथवा क्या होना चाहिए, पथांतर लैम्डा का पूर्ण गुणज होना चाहिए। बस ये हो गया शर्त कि अगर समपोषी व्यतिकरण आपको चाहिए तो ये शर्तें अप्लाई होंगी, तभी आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी है ना, इसका मान I1 प्लस I2 से ज़्यादा मिलेगा, जैसा कि यहाँ पे हमने बताया है। अब पथांतर को यहाँ पे अप्लाई आप कर नहीं सकते हैं, क्योंकि पथांतर के रूप में तो आपका रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला है नहीं, है ना। कलांतर के रूप में था जिसमें यहाँ पे कास ऑफ फाई था, तो फाई लेके हम लोगों ने ये जनरेट किया और इस हिसाब से कलांतर और पथांतर दोनों में बताया। अब आपको ये शर्त याद रखनी है ना। अब इसके बाद आपको क्या रखना है याद, परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान जो आएगा वो कितना आएगा। वैसे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा आपको, हमने बता ही दिया है कि यही आएगा, लेकिन परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान ये कैसे निकालेंगे, परिणामी तीव्रता का अधिकतम मान, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लिखेंगे आई आर इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 कॉस ऑफ फाई में, कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 रखने पर, जब ये रखेंगे तब आपको मिलेगा कितना, आई आर इज इक्वल टू कितना, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2 कितना, यहाँ पे आपने 1 रखा तो ये चीज़ मिल जाएगी। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या है, ये कास का अधिकतम मान है, तो अधिकतम मान अगर यहाँ पे रखा जाएगा तो ये इसके साथ में जो रहेगा अधिकतम वैल्यू देगा। अब यहाँ पे इसका मतलब ये भी है कि कॉस ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना, कॉस ऑफ 0 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ऐसा भी कि फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री या 2 पाई या 4 पाई, जो आपने अभी पढ़ा वो भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ये होना चाहिए। तो इनमें में से कोई वैल्यू यहाँ पे आप अगर रखते हैं, चाहे 0 रखें, चाहे 2 पाई रखें, चाहे 4 पाई रखें,
तो यहाँ पे अगर मान रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अब यहाँ पे एक हम आपको बताते हैं, यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पे आपने फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री प्राप्त कर लिया। देखिए यहाँ पे कास ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 था, तो कास ऑफ फाई इज इक्वल टू कास ऑफ 0 डिग्री, तो फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री मिला। जो हमने यहाँ पे लिखा है कि आप यहाँ पे अगर ये नहीं लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लिखें डिग्रीज़ को, तो फाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 डिग्री या 2 पाई या 4 पाई ऐसा। अब यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि कास ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। कास ऑफ 2 पाई मतलब 360, इसकी वैल्यू भी क्या होती है, 1। कास ऑफ 4 पाई इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हर जगह पे 1 आएगा, इसलिए यहाँ पे फाई इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 डिग्री, 2 पाई है ना, 4 पाई ऐसा होना चाहिए। या फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि कास ऑफ फाई में कास ऑफ फाई इज इक्वल टू 1 रखा जाएगा जब, तब आपको जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिलेगी ये मिलेगी मैक्सिमम। क्या मिलेगी, मैक्सिमम। यहाँ पे मैक्सिमम आप लगा सकते हैं। अब आपको क्या मिलेगा, इसको थोड़ा सा अगर आप सेट करेंगे तो आप एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं, आई आर मैक्स आपको मिलेगा कितना, यहाँ पे आप अगर इसको ऐसे लिखें, अंडर रूट ऑफ I1 इतने का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इतने का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 I2। तो यहाँ पे फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा, लेकिन फार्मूला ज़रूर बन गया। यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, आई आर मैक्स आपको कितना मिला, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 इतने का होल स्क्वायर। अब जब ये ओपन करेंगे आप तो ये चीज़ आपको फिर से मिल जाएगी, और फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ फिर से मिल जाएगी। तो यहाँ तक अगर आप समझ गए हैं तो ये केस अप्लाई होगी। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ पे थोड़ा सा और अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। बहुत इजी तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। I1 इज इक्वल टू आपने पढ़ा है के A1 का स्क्वायर होता है, I2 इज इक्वल टू क्या होता है, के A2 का स्क्वायर, जहाँ पे A1 और A2 क्या है, दोनों तरंगों के आयाम हैं, और के आपका क्या है, एक नियतांक है। अब नियतांक कहाँ से मिला आपको, क्योंकि आप जानते हैं जो तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे आप अगर चाहते हैं कि हम के में इसको शिफ्ट करें तो आई का मान रख दें, मतलब आप लिख सकते हैं इसको कैसे, आई आर मैक्स इज इक्वल टू कितना, इतने के स्थान पे अंडर रूट लगाएं और क्या लिखें, के A1 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट के A2 का स्क्वायर और इतने का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं चूँकि I1 इज इक्वल टू कितना, के A1 का स्क्वायर और I2 इज इक्वल टू के A2 का स्क्वायर, ये चीज़ आप लिख सकते हैं। फिर आपको क्या मिलेगा, आई आर मैक्स इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जिसके ऊपर वर्ग है वो तो वर्गमूल से बाहर हो जाएगा, मतलब आपको मिलेगा क्या, अंडर रूट के A1 प्लस अंडर रूट के A2 और इतने का होल स्क्वायर। फिर अंडर रूट के कॉमन है दोनों में, लेकिन यहाँ पे होल वर्ग है तो अंडर रूट का होल वर्ग कॉमन कर सकते हैं आप। जब यहाँ पे अंडर रूट के कॉमन करेंगे इसके बगल में, जैसे अंडर रूट आप के कॉमन किए तो इसके ऊपर भी वर्ग आ जाएगा, और आपको क्या मिलेगा, A1 प्लस A2 और यहाँ पे इतने का होल स्क्वायर, ये चीज़ आपको मिलेगी। तो यहाँ से आपको मिलेगा कितना, आई आर मैक्स इज इक्वल टू कितना, के A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये वाला मान जो है ये किससे अधिक है, किससे अधिक है, I1 प्लस I2 यहाँ पे आप निकालें, है ना, ये हो जाएगा के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आई आर मैक्स जो मिला आपको ये ग्रेटर देन है किससे, I1 प्लस I2 से। मतलब ये कि
यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, ये ग्रेटर देन है किससे, के A1 का स्क्वायर प्लस के A2 का स्क्वायर, है ना। तो आप बता सकते हैं अतः उपरोक्त व्यक्तीकरण यानी कि दोनों तरंगों का व्यतिकरण जो हुआ है क्या है, समपोषी व्यतिकरण है। ये कहानी बहुत इजी है। आपको आई आर मैक्स निकालना है, आई आर मैक्स, फिर इसके बाद एम्पलीट्यूड के टर्म्स में आएंगे, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में निकालेंगे तब भी आपको यहाँ पे क्या दिखाई पड़ रहा है। एक बार एम्पलीट्यूड के टर्म्स में नहीं, सीधे सीधे तो आपको बात समझ में आ रही होगी। सीधे सीधे आई आर मैक्स क्या है, ग्रेटर देन है क्या, किससे, I1 प्लस I2 से। आप यहीं पे बता सकते हैं कि आई आर क्या है, आई आर मैक्स जो निकला है ये ग्रेटर देन है किससे, I1 प्लस I2 से। अतः है ना, दोनों तरंगों का जो व्यतिकरण हुआ है ये समपोषी व्यतिकरण को दर्शाता है। या आप अगर चाहते हैं कि हम इसको बताएं एम्पलीट्यूड के टर्म्स में लाके, तो इसके आगे बढ़ेंगे, यहाँ तक आएंगे, एम्पलीट्यूड के टर्म्स में भी निकालेंगे तो ये चीज़ आप फिर से बताएंगे। अतः दोनों तरंगों का व्यतिकरण समपोषी व्यतिकरण है। अब यहाँ पे परिणामी आयाम क्या होगा ये भी आप यहाँ पे जानें। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, समपोषी व्यतिकरण में आपको बताना है समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम क्या होगा ये भी आपको बताना है। तो आप कैसे बता पाएंगे, आपने पीछे पढ़ा था कि जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आपको एक्चुअल में मिला था दो तरंगों के व्यतिकरण से, वो क्या मिला था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos ऑफ फाई से। ये वाला एक इक्वेशन आपको पीछे मिला था। अब इसमें क्या होगा, आपने पढ़ा कि अगर समपोषी व्यतिकरण है तो cos ऑफ फाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1। तो यहाँ पे अगर आप 1 रखते हैं, है ना, क्योंकि समपोषी व्यतिकरण में cos ऑफ फाई इज इक्वल टू कितना होता है, 1। इसलिए ए स्क्वायर आपका जो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर आपका हो जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2। ये एक्चुअल में आपका मैक्सिमम मान है ना, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो आपको मिला कितना, ए इज इक्वल टू, स्क्वायर यहाँ पे लगा सकते हैं आप, यहाँ पे लिख सकते हैं A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर, मतलब ए इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये मैक्सिमम वैल्यू है, ए मैक्स भी यहाँ पे लिख सकते हैं आप। ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मिलेगा। फिर यही मान क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब जो आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलेगा। कहने का मतलब ये कि ये तरंग यहाँ से ऐसे ऐसे चली, यहाँ पे पहुँची, यहाँ का जो कण था उससे ये टकराई, फिर इधर से एक तरंग आई ऐसे ऐसे यहाँ पे पहुँची। तो यहाँ का जो पार्टिकल है अगर इसका आयाम क्या है, A1 है और इसका कितना है, A2 है, तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड बनने वाला है वो A होगा, जिसका मान क्या होगा, A1 प्लस A2 के बराबर होगा। और ये सबसे ज़्यादा आयाम होगा क्योंकि यहाँ पे cos ऑफ फाई का मान सबसे ज़्यादा रखा गया है और cos ऑफ फाई की वैल्यू सबसे ज़्यादा कितनी होगी, 1 होगी। तो इस केस में यहाँ पे जो भी बनेगा वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, मतलब यहाँ पे उच्चिष्ट बनेगा जिसका आयाम कितना होगा, A1 प्लस A2। और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मतलब आप समझ गए होंगे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है क्योंकि ये एम्पलीट्यूड दोनों तरंगों के आयाम के योग के बराबर है। तो आप लिख सकते हैं कि समपोषी व्यतिकरण में परिणामी आयाम जो होता है ना, वो क्या होता है, दोनों तरंगों के आयामों के योग के
बराबर होता है और यह परिणामी आयाम अधिकतम होता है। ठीक है ना। तो ये केस आप यहाँ पे अप्लाई करके बता सकते हैं कि अगर समपोषी व्यतिकरण होगा तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड दोनों तरंगों के कारण जो वहाँ पे व्यतिकरण हुआ, तो व्यतिकरण करने के बाद जो पार्टिकल उठेगा उस पार्टिकल का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो वो मैक्सिमम तो होगा लेकिन ए मैक्स का मान क्या होगा, A1 + A2 के बराबर होगा। तो बहुत इजी है समपोषी व्यतिकरण या विनाशी व्यतिकरण या पूरा व्यतिकरण ही बहुत इजी है। बस आपको ध्यान ये रखना है कि किसी पॉइंट में मिस नहीं करना है। एक चीज़ पकड़ के रखनी है, परिणामी तीव्रता का जो सूत्र है वो पकड़ के अगर रखेंगे तो वहाँ से आप बता सकते हैं क्या कि जो IR का मान आया है वो I1 + I2 से ग्रेटर आया है, जैसा कि हमने बताया। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और शर्त भी याद रखनी है आपको। शर्त कैसे याद रख पाएंगे, आप इस इक्वेशन पे विचार करेंगे तो यहाँ पे कासा फाई का अधिकतम मान अगर होगा तभी I1 + I2 में कुछ जुड़ता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। अगर न्यूनतम मान की बात करेंगे, है ना, तब उस केस में आपको ये चीज़ हो सकता है माइनस मिले या ये पार्ट रहे ही ना, है ना। तो ये केस अप्लाई होगी जो विनाशी व्यतिकरण में हम अप्लाई करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस और इसका मैथमेटिकल व्यू ये है, इस तरह से आप दे सकते हैं। और परिणामी आयाम भी बता सकते हैं आप समपोषी व्यतिकरण में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।